हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, सीजीपीएससी 2020 का जो एग्जाम हुआ था 15 जनवरी को, उसकी ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज कर दी हैं वेबसाइट पर। सो अब किन क्वेश्चंस को हमें चैलेंज करना है, उसके लिए हमें रेफरेंसेस चाहिए होगा। तो वो रेफरेंसेस के साथ हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हमें किन किन क्वेश्चंस में चैलेंज करना है विथ रेफरेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस नंबर है ये हमारे सेट डी से मैच करेंगे। उसी सीक्वेंस में जो क्वेश्चन नंबर है, ये आपको जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, वो उसी अकॉर्डिंग है। तो सेट डी के क्वेश्चंस नंबर के अकॉर्डिंग आपको चैलेंज करना है अपने सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि डेप्थ ऑफ वाटर एट द आउटलेट इज 30 सेंटीमीटर और कन्वेयंस लॉसेस दिए थे 20%, और हमसे एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटर देकर पूछा जा रहा था कि हमारी इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे किस टाइप की इरिगेशन एफिशिएंसी है निकालनी है, वो आपको नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली इन गिवन डाटा से आप निकाल सकते हो कन्वेयंस एफिशिएंसी और वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। जैसे एक से हमारा 80% आंसर आएगा, दूसरे से हमारा 67%, यानी अप्रोक्सीमेटली हम 70% मान सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट है। तो ये हमारा क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो इनकम्प्लीट है। इस कैटेगरी में आपको इसको चैलेंज करना है। ठीक है। इसके रेफरेंस के तौर पे मैंने एसके गर्ग की इरिगेशन इंजीनियरिंग की जो बुक है, पेज नंबर 30-31 में जाएंगे आप, तो इरिगेशन एफिशिएंसीज हमारे डिफरेंट टाइप्स की अवेलेबल है। ठीक है। आप वहां पे एक सैंपल क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि क्वेश्चन में देखिए पूछा हुआ है कि किस टाइप की एफिशिएंसी आपको इरिगेशन एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा क्वेश्चन में टाइप ऑफ एफिशिएंसी दिया होना चाहिए। ये जितनी भी एफिशिएंसीज हमारी इरिगेशन एफिशिएंसी तो 4 हो सकती हैं, तो 2 हम इन डाटा से निकाल सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन इनकम्प्लीट के तौर पर चैलेंज करना होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डिसॉल्व्ड और आयरन एंड मैंगनीज हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो पहले ब्रीफ सॉल्यूशंस बताया तो उसमें ऑप्शन डी बताया था। तो बेसिकली अगर हम एग्जैक्टली क्या आंसर होना चाहिए इस पर जाएं, तो हमारा एरेशन, कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन। एरेशन के बाद कोगुलेशन, कोगुलेशन के बाद हमारा सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन। ये हमारा प्रोसेस होता है आयरन और मैंगनीज को रिमूव करने का। तो इन्होंने जो आंसर की दी है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है मॉडल आंसर की में, बट इसका आंसर एरेशन एंड सेडिमेंटेशन भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है कि जो सर्विस कमीशन ने ऑप्शंस दिए हैं दे आर हैविंग मल्टीपल आंसर्स। ठीक है। मतलब 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। तो रेफरेंस के तौर पे अगर आप देखेंगे तो पीएन मोदी की इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की वाटर सप्लाई की बुक है, उसके पेज नंबर 572 पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि आयरन और मैंगनीज occur in water without combination with organic matter. They can be removed by aeration followed by coagulation and then sedimentation and filtration. तो हमारा एरेशन के साथ आपका कोगुलेशन भी है, एरेशन के साथ सेडिमेंटेशन भी है। ठीक है। तो ऑप्शन बी डी दोनों करेक्ट होंगे, मल्टीपल आंसर्स सही हैं। इसके लिए आपको चैलेंज करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लो स्लैंट फिल्टर में जो वाटर टैंक बेसिन है जिसमें हम फिल्टरिंग मटेरियल रखते हैं, वो यूनिट कैसी होती है। तो आंसर इन्होंने जो दिया है वो अंडरग्राउंड दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। रेफरेंस के तौर पे मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पीएन मोदी की एडिशन 2018 की जो बुक है, उसका पेज नंबर 500 अगर आप देखोगे तो वहां पर स्लो सैंड फिल्टर्स का सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें हमारा बेसिकली इनक्लोजर टैंक होगा, जिसमें हमारे फिल्टर मीडिया, बेस्ड मटेरियल, अंडर ड्रेनेज सिस्टम, अपर्टेंसेस होंगे। तो जो एनक्लोजर टैंक है हमारा, तो बेसिकली वो हमारा क्या है, इट इज एन ओपन वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक कंस्ट्रक्टेड टू स्टोन और ब्रिक मैसनरी और कंक्रीट। तो जो टैंक है जिसके अंदर हम फिल्टर मीडिया वगैरह रख रहे हैं, दैट इज ओपन टैंक। ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो हमारा ओपन टैंक होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है कि जो सीजीपीएससी ने मॉडल आंसर की दी है वो गलत है, रॉन्ग आंसर की। ठीक है। इसके तहत आपको चैलेंज करना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है ऑफिशियल वो गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सरफेस वाटर ड्रेन हमारी पानी कैरी कर रही थी, जिसमें डेप्थ ऑफ फ्लो जो था वो 50 सेंटीमीटर था, जो हम स्मॉल डी की वैल्यू लेते हैं, और एंगल सब्सटेंडेड बाय द सरफेस ऑफ द ड्रेन एट द सीवर सेंटर पूछा गया था। तो अगर हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पेज 62 ऑफ बीसी पुनमिया देखें
तो वहां पर लिखा हुआ है कि सर्कुलर सीवर अगर हमारा रनिंग पार्शली फ्लो है, यानी डी की वैल्यू यहाँ 50 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपको एंगल सबटेंडेड बाय दी सरफेस ऑफ ड्रेन एट द सेंटर निकालना है, तो जो एंगल थीटा है वो डिपेंड करेगा इन डी बाई कैपिटल डी, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सीवर पे। ठीक है, तो डी बाई डी, यानी फिर यहाँ पे डी जो है वो मिसिंग है, बिना कैपिटल डी के आप ये थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो आपका इसका रेफरेंस देते हुए कि हमें कैपिटल डी की वैल्यू भी चाहिए होगा क्वेश्चन में, तो यहां पर ये क्वेश्चन जो होगा वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके तहत आपको चैलेंज करना, उसमें पूछा जाएगा आपको कि क्या किस कैटेगरी में चैलेंज करना चाह रहे हो, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन की कैटेगरी में चैलेंज होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास कुछ डाटा अवेलेबल ना हो, तो आपको इसको चैलेंज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फाई हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल है तो हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होगा। तो अगर हम बेसिक एंड अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स की गोपाल रंजन बुक 2007 एडिशन पेज नंबर 396 देखें, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो पैसिव अर्थ प्रेशर है पीपी, तो वो तो बेसिकली हमारा के पी गामा जेड होता है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि कोफिशिएंट ऑफ अर्थ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, बिकॉज पैसिव अर्थ प्रेशर तो हमारा केपी गामा जेड हो गया किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे, और जो हमारा tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 है वो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। तो यहां पर अगर हम इसको मान ले कि कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर भी हमें अगर बताना था, तो हमारा इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है जो भी हमारा सीजीपीएससी में दिया था, तो नॉन ऑप्शन इज करेक्ट, इट हैज टू बी चैलेंज विथ रिस्पेक्ट टू दिस बुक, नॉन ऑप्शन इज करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि मिनिमम कैम्बर हमारा बिटुमिनस सरफेस के लिए हिल रोड्स में क्या होता है। तो रेफरेंस के तौर पे अगर हम देखें इंडियन रोड कांग्रेस का SP 48 जो हिल रोड मैनुअल है, उसके पेज 30 पे कैम्बर और क्रॉसफ्लोर की रिक्वायरमेंट दी हुई है हिल रोड्स के लिए, जहां पर थिन बिटुमिनस सरफेस का डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हमारा जो मिनिमम आपका देख रहे हैं कि जो कैम्बर है वो हमारा 2% होता है और 2.5% हाई इंटेंसिटी रेनफॉल के एरियाज में होगा। तो मिनिमम वैल्यू पूछी गई है हमारी हिल रेट्स के लिए, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो 2% होगा। तो आपको हिल इस मैनुअल के रेस्पेक्ट में आपको इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, हमारा मिनिमम कैम्बर जो होगा वो 2% होगा रेदर देन दिस 2.5%। तो आंसर में हमारा 2.5% दिया हुआ है, तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, तो इट हैज टू बी चैलेंज की रॉन्ग आंसर की प्रोवाइडेड बाई सीजीपीएससी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ टू रेल्स इज टर्म्ड एज गेज ऑफ द रेल। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इन्होंने मिनिमम गेज दिया है। तो अगर हम सतीश चंद्रा की रेलवे इंजीनियरिंग की चैप्टर 2 के पेज नंबर 31 पे जाएं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गेज है हमारा, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स। तो बेसिकली ये मिनिमम जो वर्ड है ये मिनिमम डिस्टेंस भी हो सकती है, मिनिमम डिस्टेंस तो होती है बिकॉज ये क्लियर डिस्टेंस है जो कि हम बेसिकली 16 mm टॉप से ले रहे हैं, बट ये जो मिनिमम डिस्टेंस है साथ में भी लिखा है कि इट इज द क्लियर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द टू रेल्स। तो यहां पे द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ टू रेल्स इज टर्म्ड एज क्लियर मिनिमम। क्लियर भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, तो आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि मिनिमम गेज होगा, मिनिमम के साथ साथ वो क्लियर गेज भी, क्लियर डिस्टेंस होने की वजह से क्लियर गेज भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही है हमारा, मिनिमम भी आप कह सकते हो, क्लियर भी कह सकते हो, दोनों अप्रोप्रिएट आंसर हो सकते हैं। तो आप किसी एक पर कहना, आपको 100% दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन मारना गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो इसको आपको मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं एज पर रेलवे इंजीनियरिंग बुक ऑफ सतीश चंद्रा पेज नंबर 31। तो ये आप रेफरेंस के तौर पर आप लगा दोगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीपर्स जो है हमारे, दे डैश दी वाइब्रेशन ऑफ ब्लोज ऑफ द मूविंग लोड्स, जो भी ऑनकमिंग लोड्स आ रहे हैं ट्रेन की मूवमेंट की वजह से, ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि हमारे स्लीपर एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो बेसिकली एब्जॉर्व वो इंपैक्ट एनर्जी करते हैं और वो जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनको स्लीपर के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं टू द बैलास्ट। तो अगर रेफरेंस के तौर पे देखें तो रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग की 4th एडिशन की बुक है JS मुंड्रे की, उसके पेज नंबर 90 में लिखा हुआ है कि sleepers in railway track perform two important functions: hold the track to the gauge and transmit and distribute the oncoming loads to the ballast underneath, जिस पर हमारे स्लीपर सपोर्टेड हैं उसमें हमारा वो ट्रांसमिट कर दे रहे हैं जो भी हमारे ऑनकमिंग लोड्स आ रहे हैं, जो भी वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर हमारा मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होना चाहिए।
ठीक है, तो आप इसके रेफरेंस में इसको चैलेंज कर सकते हैं। एब्जॉर्ब विल नॉट बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लेंथ एंड बियरिंग्स दी हुई थी रनिंग ट्रैवर्स के लिए। तो बेसिकली इसमें से कोई भी आप कैलकुलेशन करोगे एज पर स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो आपको नन ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट एज गिवन इन सीजीपीएससी और ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप उसमें अपलोड कर देंगे कि दिस इज द करेक्टेड सॉल्यूशन, जिसमें आपका जो भी आंसर आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द फॉलोइंग यूलर्स थ्योरी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रिपलिंग लोड ऑफ द कॉलम्स। तो यहां पर मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेन भी किया था सॉल्यूशंस में कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है माइल्ड स्टील कॉलम का शुड नॉट बी लेस देन 80। तो बेसिकली ये जो माइल्ड स्टील है ये हमारी स्ट्रक्चरल स्टील के लिए 80 होता है। ठीक है, तो लैम्डा अगर हमारा 80 से ज्यादा है फॉर स्ट्रक्चरल स्टील, तब हमारा ये यूलर्स थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। सॉरी, लेस देन अगर 80 होता है, बिकॉज वहां पे शॉर्ट कॉलम का बिहेवियर आने लगता है। तो जहां पर बकलिंग हो रही है वहीं पर ये यूलर्स थ्योरी एप्लीकेबल है। तो जब लैम्डा लेस देन 89 आता है माइल्ड स्टील के लिए, तब हमारी ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी, नहीं एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो यहां पर इट शुड बी 89। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए था वो ऑप्शन 1 एंड 2 होना चाहिए था, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए था। तो रेफरेंस के तौर पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स प्रैक्टिकल अप्रोच वॉल्यूम 1 की प्रकाश डीएस राव की जो बुक है, उसमें पेज नंबर 552 पे जो लिमिटेशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी लिखा है, इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यूलर्स थ्योरी जो है ये एप्लीकेबल तब है जब हमारा क्रिपलिंग स्ट्रेस है वो हमारा यील्ड स्ट्रेस से कम हो। ठीक है, एक चीज ये हो गई, जिस भी मटेरियल का कॉलम बना हुआ है, तो यहाँ पे कॉलम जो है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ है, तो उस केस में जो क्रिपलिंग स्ट्रेस है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमारी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई हो सकती है। तो माइल्ड स्टील के लिए सिग्मा वाई कितना होता है आपको पता है, 250 होता है, और हमारा ई की वैल्यू जो होती है वो 2 × 10⁵ होती है मेगा पास्कल में। ठीक है, तो हमारा जो क्रिपलिंग के करस्पॉन्डिंग जो स्लेंडरनेस रेशियो है, उस ये फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे आप जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो द मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ लॉन्ग माइल्ड स्टील कॉलम विल बी 88.9। ठीक है, और माइल्ड स्टील कॉलम शुड हैव अ स्लेंडरनेस रेशियो मोर देन 88.9 इन ऑर्डर टू फेल बाय बकलिंग, जिसके लिए हमारा जो यूलर्स थ्योरी है वो एप्लीकेबल होगी। 88.9 से जैसे ही आप नीचे आएंगे तो हमारा जो कॉलम है वो क्रशिंग में फेल होने लगेगा और हमारा जो यूलर्स थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहां पर इसका रेफरेंस देके आप चैलेंज कर सकते हो कि 80 की जगह 89 होना चाहिए था। और ये जो वैल्यू बेसिकली 80 आती है तब आती है जब हमारा स्ट्रक्चरल स्टील होता है। स्ट्रक्चरल स्टील के केस में जो आपका क्रशिंग स्ट्रेस होगा वो हमारा होता है 330 मेगा पास्कल लेते हैं। ठीक है, तब आपका आंसर 80 आता है। तो यहां पर मोर अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि इन्होंने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी दिया है। तो इसमें रॉन्ग आंसर की एज पर सीजीपीएससी जो की है उसके अगेंस्ट आपको चैलेंज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बीम्स हैं, बीम्स विथ सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन अटेन्स प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ये हमारा ही क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज आपका सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में आपका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी अचीव ही नहीं कर सकते हैं हम। रेफरेंस के तौर पे लिमिट स्टेट डिजाइन बुक एसके दुग्गल के पेज नंबर 85 पे देखेंगे तो डिफरेंट सेक्शंस का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में लिखा हुआ है कि क्रॉस सेक्शन जहां पर एक्सट्रीम फाइबर्स जो हैं दे कैन रीच यील्ड स्ट्रेस बट कैन नॉट डेवलप, यहां पे देखिए बट कैन नॉट डेवलप प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ड्यू टू लोकल बकलिंग आर कॉल्ड सेमी कॉम्पैक्ट या नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन। तो यहां पर आप क्लियरली लिखा है कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आपकी लोकल बकलिंग की वजह से हमारी सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में नहीं डेवलप हो सकती है। तो ये हमारा चैलेंज होगा क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चन के तहत। ठीक है, आपको ऑप्शंस देखना ही नहीं है बिकॉज यहां पे ये इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स जो हैं जो हमारे आईएस कोड में स्पेसिफाइड हैं, ठीक है, फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब्स स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शंस एट राइट एंगल्स एंड सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स, दे आर बेस्ड ऑन। तो इसका जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो यील्ड लाइन थ्योरी होगा, बिकॉज जो आईएस कोड है आईएस 456/2000 के जो लेटेस्ट प्रोविजंस हैं फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब्स
बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड। तो जो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के बेसिस पर हमारा कोडल प्रोविजंस हैं, वो अगर 24.4 क्लॉज देखेंगे आप, तो यहां पर लिखा हुआ है कि द स्लैब्स स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल्स एंड कैरिंग यूडीएल में बी डिजाइन्ड बाय एनी एक्सेप्टेबल थ्योरी आर बाय यूजिंग कोफिशिएंट इन अनेक्सर डी। तो जो यहां पर एक्सेप्टेबल थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक यानी पिल्लई में देखेंगे तो जो एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी गई वो रैंकाइन ग्रेशॉफ्स थ्योरी मानी गई है। तो जो रैंकाइन ग्रेशॉफ थ्योरी है उसके बेसिस पे आप इन स्लैब्स को डिजाइन कर सकते हो, लेकिन साथ साथ इसमें भी लिखा है कि बाय यूजिंग कोफिशिएंट्स गिवन इन अनेक्सर डी। तो जो कोफिशिएंट्स हैं अनेक्सर डी में दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड, जो कि हमारे जॉनसन यील्ड लाइन थ्योरी पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि यहां पर लिखा भी हुआ है फॉर डिटरमाइनिंग बेंडिंग मोमेंट्स इन स्लैब्स स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल्स एंड कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड एनी एक्सेप्टेड मेथड अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर इंचार्ज में बी अडॉप्टेड। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इलास्टिक मेथड्स आर बेस्ड ऑन पिगर्ट्स एंड वेस्टरगार्ड मेथड एंड मोस्ट कॉमनली लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड इज बेस्ड ऑन द जॉनसन यील्ड लाइन थ्योरी। तो इलास्टिक मेथड्स का जिक्र कर नहीं रहा है, ऑप्शंस किस तरह के कोई दिए नहीं हुए, तो विल गो फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड जो कि जॉनसन यील्ड लाइन थ्योरी पर बेस्ड है। तो बेसिकली जो अगर आप अनेक्सर डी देखेंगे तो यहां पर भी देखिए एनालिसिस ऑफ स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल्स, तो यील्ड लाइन थ्योरी आर एनी अदर एक्सेप्टेबल मेथड में बी यूज्ड अल्टरनेटिवली द प्रोविजंस गिवन इन अनेक्सर डी में बी अलाउड। ठीक है, तो अनेक्सर डी बेसिकली क्या है, जो यहां पर गाइडलाइंस दी हैं, प्रोसीजर्स दिए हैं कि कैसे आपको ये डिजाइन करना है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है, विथ for rectangular panel supported on four sides with provisions for torsion at corners, they are basically based on this yield line theory. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बीम है दैट इज सब्जेक्टेड टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, जब हमारा जो क्रॉस सेक्शन होगा बीम का वो हमारा अनसिमेट्रिकल होगा। और इनकी आंसर की जो आई है उसमें इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि बेंडिंग मोमेंट हमारा बीम का अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट आंसर है। अगर इसका रेफरेंस देखें तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की पेज नंबर 279 पर रॉजर टी फेनर एंड जेएन रेड्डी की एडिशन 1991 की बुक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस रोटेटेड फ्रॉम द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल। इन अदर वर्ड्स अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम आइदर कि हमारा जो बीम सेक्शन हो अनसिमेट्रिकल बीम सेक्शन हो, ज्योमेट्री हो, और फ्रॉम लोडिंग विच इज अनसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। तो इस क्लॉज से आप चैलेंज कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो यहां पे इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन बाय सीजीपीएससी ए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल बीम है जिसमें कोई स्क्वायर सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन जो स्क्वायर है और इट इज केप्ट नॉर्मली विद साइड्स ऑफ स्क्वायर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कैरिंग अ डिस्ट्रीब्यूटरी लोडिंग दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इन द बीम। अब इसी बीम को कहा गया कि इस बीम को प्लेस कर दिया गया विथ वन ऑफ द डायगोनल्स हॉरिजॉन्टल। जो हमारी पहला केस है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा था, तो दूसरा केस जो है उसके केस में हमारा सिग्मा 1 मान लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अगर मान लेते हैं कि इट इज सपोर्टेड सब्जेक्टेड टू यूडीएल, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू WL²/8। तो अगर आप रेफरेंस के तौर पे बात करें तो यहां पर बीसी पुनमिया मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की बुक 3 की 383 पेज पर एक क्वेश्चन सॉल्व है, पेज नंबर 354 टू 355, जिसमें हमें गिवन स्ट्रेस के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंपेयर करना था। ठीक है, अब यहां पर जो दिया है, यहां पर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको कंपैरिजन किसमें कर सकते हैं हम, कि हमारा जो सेक्शन मॉडुलस है ये हमारा केस 1 है, क्वेश्चन में भी केस 1 ये है, केस 2 ये है, तो Z1/Z2 है वो हमारा √2 है। ठीक है, तो आपको पता है M इज इक्वल टू सिग्मा Z होता है। ठीक है, तो M1 इज इक्वल टू सिग्मा, तो मोमेंट कैपेसिटी सेम है बिकॉज यहां पर M इज इक्वल टू WL²/8, तो सिग्मा 1 Z1 इक्वल टू सिग्मा 2 Z2। ठीक है, तो सिग्मा 1 आपको दिया है, सिग्मा है, Z1 पता है आपको कि दिस इज √2 टाइम्स दी Z2 वैल्यू। तो सिग्मा 2 Z2 हमारा Z2 कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा 2 हमारा सिग्मा √2 आ जाएगा। तो इसके रेफरेंस में आप
इस क्वेश्चन को आप चैलेंज करिए, बिकॉज इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, और इन्होंने ऑप्शन ए दे दिया है, बिकॉज इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड बाय CGPSC। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक और काइनेमेटिक डिटरमिनेसी इज गिवन ट्रस। बेसिकली ये पिन ज्वाइंटेड हमारा रिजिड ज्वाइंटेड फ्रेम है, तो इसकी जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने दिए थे उसमें आपको बताया था कि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसको आप चैलेंज कर दीजिए, सिंपली एक पेपर पे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और रेफरेंस दे दीजिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस मैट्रिक्स अप्रोच की, पंडित एंड गुप्ता की बुक है, पेज नंबर 20 में, वहां पर हमारी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए कैसे निकालनी है, आप जस्ट इस फॉर्मूला का रेफरेंस दीजिए और सॉल्व करके अपलोड कर दीजिए, तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। एंड जो करेक्ट आपको नन ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट, आपको इस कैटेगरी में इसको चैलेंज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो कॉलम के लिए क्रिटिकल लोड है जिसकी लेंथ L है और इक्वल टू इट्स फ्लेक्चरल रिजिडिटी, तो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इरेलेवेंट टाइप का इसमें, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस, बिकॉज जो क्रिटिकल लोड है डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री कंडीशंस हमारा अलग अलग डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो किसी भी केस में ये हमारा EI के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आप रेफरेंस के तौर पे पेज 875 ऑफ RK बंसल से चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी कंडीशन के लिए हमारा जो क्रिटिकल लोड है वो फ्लेक्चरल रिजिडिटी के बराबर नहीं होगा, इनकरेक्ट क्वेश्चन या इनकरेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसपोर्टेड लेंथ हमारी किसी भी स्टैंकियान की 5 मीटर है, ठीक है, तो स्टील कॉलम को हम स्टैंकियान बोलते हैं बेसिकली, तो हमारा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन हमसे पूछ रहा है, तो आपको पता है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज गिवन बाय इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आर मिनिमम जो होगा, मान लेते हैं कि सिंपली सपोर्टेड कंडीशन के लिए हमारा 5 मीटर होगा, तो यूनिट चेंज करेंगे 500 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो आर मिनिमम आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी गिवन बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 50 mm विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहां पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नो ऑप्शन इज करेक्ट। इस कैटेगरी में आप इसको चैलेंज करेंगे, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन डी दे रखा है, तो गलत है ये। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स। इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि हमारा मॉड्यूलर साइज जो होता है ब्रिक का वो 19x9x9 सेंटीमीटर होता है, या 19x9x4 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, जो स्टैंडर्ड ब्रिक होता है। रेफरेंस के तौर पे हमारा SK दुग्गल की बिल्डिंग मटेरियल की 3rd एडिशन की बुक पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है कि हमारा जो साइज होगा स्टैंडर्ड ब्रिक का विच इज नोन एज मॉड्यूलर ब्रिक शुड बी 19x9x9 सेंटीमीटर एंड 19x9x4 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, ना कि ऑप्शन ए। तो दिस हैज टू बी चैलेंज्ड एंड इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन दिए हैं आंसर की में वो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्लोट इज नोन एज। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ठीक है। और रेफरेंस के तौर पे आप इसको लगा सकते हो, इन्होंने आंसर की तो ऑप्शन डी दे दी है बट क्वेश्चन ही हमारा इनकरेक्ट है। BC पूनमिया 4th एडिशन प्रोजेक्ट प्लानिंग की पर CPM की जो बुक है पेज 183 पे अगर आप जाओगे तो हमारा जो इंटरफेरिंग फ्लोट है इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। ये फ्री वर्ड जो इन्होंने मिस कर दिया है, ठीक है, विच इज इंटरफेरिंग फ्लोट। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सही नहीं है, तो इट कैन बी चैलेंज्ड एज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डाटा इन द क्वेश्चन, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम प्रेशर राइज जो होगा वाटर हैमर की वजह से पाइपलाइन में वो हमारा ऑप्शन सी होता है LV/GT। V वेलोसिटी, L हमारा लेंथ है पाइप का, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, T हमारा टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल है। इन्होंने ऑप्शन ए दे दिया है जो कि गलत है। रेफरेंस के तौर पे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन की महेश कुमार की बुक पेज नंबर 14.49 पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 13.1 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो प्रेशर हेड है हमारा दैट इज गिवन बाय LV/GT। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इट हैज टू बी चैलेंज। इसका जो ऑप्शन दिया है वो हमारा गलत दिया हुआ है, तो रॉन्ग आंसर की बाय CGPSC। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ प्रेजेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्लोरिनेशन ऑफ वाटर।
क्लोरीनेशन यानी हम क्लोरीन अगर पानी में डाल रहे हैं तो हमारी क्या क्या चीजें पानी में जो हैं ऑलरेडी वो अफेक्ट नहीं होंगी। तो बेसिकली अमोनिया कंटेंट हमारा अफेक्ट होगा, बिकॉज जो क्लोरीन है हमारी अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी, फ्री क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 531 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पीएन मोदी की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो फ्री क्लोरीन है दे कैन रिएक्ट विथ अमोनिया, तो अमोनिया कॉन्टेक्ट को अफेक्ट करेगा। उसके बाद आप देखेंगे क्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर दे फर्स्ट रिएक्ट विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल को अफेक्ट करेगा, वो ऑक्सीडाइज होगा बिकॉज, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ दैट वाटर। तो इसका मतलब ये हो गया ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमारा डिसाइड कर रहा है कि हमारे बीओडी कितनी है। तो ये और ये तीनों तो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर से अफेक्ट होंगी ही। तो बचा हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी होगा। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे अफेक्टेड होंगे। ये करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। यहां पर आंसर की ऑप्शन सी दिया हुआ है जो कि गलत है, बिकॉज यहां पर आप क्लियरली आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि क्लोरीन जब हमारी ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ रिएक्ट कर रही है पानी की तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बीओडी को अफेक्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो यहां पर इन्होंने आंसर की जो दी है वो ऑप्शन सी दिया है। इन्होंने ऑप्शन 2 को, सेकंड स्टेटमेंट को गलत माना है। तो इसके लिए रेफरेंस के तौर पे मैंने बुक का रेफरेंस आपको दिया है। माइकल ग्रैंथम की बुक है 2016 एडिशन की, जिसमें कंक्रीट सॉल्यूशंस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ कंक्रीट सॉल्यूशन, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है, उस बुक का मैंने स्क्रीनशॉट भी लिखाया हुआ है कि जो सल्फेट एल्युमिनियम सीमेंट है is usually used as a binder of high early strength mortars due to fast hydration speed and high early strength। तो क्लियर है कि एल्युमिनियम सल्फेट अगर जैसे ही आप डाल रहे हो, ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन, सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जा रहा है, सेटिंग तेजी से हो रही। तो क्विक सेटिंग सीमेंट में भी इसी वजह से इसको डालते हैं, और साथ ही साथ हमारी अर्ली स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। तो इसका रेफरेंस लेकर आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि सल्फेट एल्युमिनियम सीमेंट इज यूजुअली एज अ बाइंडर ऑफ हाई अर्ली स्ट्रेंथ मोटार्स ड्यू टू इट्स फास्ट हाइड्रेशन स्पीड एंड हाई अर्ली स्ट्रेंथ। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए था ऑप्शन डी होना चाहिए था। इनका जो आंसर दिया है गलत दिया हुआ है, इट शुड बी ऑप्शन डी। तो दिस इज इनअप्रोप्रिएट, तो इट हैज टू बी चैलेंज्ड अंडर रेफरेंस ऑफ दिस विच आई हैव गिवन। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आई विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर कि कैसे आपको क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं। रेफरेंसेस जो भी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।